दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज देखिए हमारा टास्क क्या है, क्या करने वाले हैं। सामने आप देख रहे हैं ये कार्बोरेटर जो है, इसका पीछे का जो होज़ है जो फ़िल्टर से आता है वो यहाँ पर डिटैच करके मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए होना क्या है कि कार्बोरेटर हमें क्लीन करना है डिसमेंटल किए बिना। डिसमेंटलिंग की वैसे ज़रूरत बहुत ही रेयर केस में होती है, और वैसे बहुत जल्दी कार्बोरेटर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और डिसमेंटलिंग तो मान करके चलिए कि बहुत ही 60-70 हज़ार किलोमीटर से पहले मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ेगी नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि फ्यूल आप देखते हो कंटेमिनेटेड मिल रहा है, कहीं कुछ है, और या फिर मान करके चलिए कि कहीं ये होस है यहाँ पर कहीं कोई सही से नहीं लगी है, या फ़िल्टर में मान लीजिए कहीं कुछ बाई चांस कुछ जगह रह गई या कुछ भी रह गया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनी रीज़न कार्बोरेटर में मान के चलिए अगर कोई गंदगी आती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेट करने में दिक्कत नहीं होगी, जब टॉप स्पीड एकदम अचीव करने की कोशिश करती है तो हल्का हल्का मिसिंग करने लगती है, बहुत हल्का मिसिंग करेगी, ज़्यादा नहीं। और अगर ज़्यादा गंदगी होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं खैर ढंग से, हिकअप्स लेगी, हिचकी टाइप से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी। और मेन यही सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आपके सामने कार्बोरेटर डिटैच है। अब यहाँ आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या कहते हैं, इसको होस को हटा करके इस तरीके से रखा गया है। अब यहाँ पे आपका थोड़ा गौर करने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे धूल वगैरह यहाँ पड़ गई है अंदर, ठीक है। अब ये उल्टा कार्बोरेटर में अंदर और इंसर्ट कर जाएगी बजाय साफ़ होने के। तो पहला काम तो ये है कि इस धूल को सावधानी से टिश्यू पेपर वगैरह ले करके पहले बाहर कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई जैसे पेंट ब्रश टाइप से कोई चीज़ होती है, इससे पेंट ब्रश होता है, तो वो लेकर के इसको, और मतलब क्या कहते हैं, पहले हटा दीजिए। फिर हम लोग अपना प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस में करेंगे क्या कि आपका कोई भी थ्रॉटल क्लीनर लेना है आपको, जैसे ये है, ठीक है। और गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से पहला ये होल हो गया, दूसरा ये हो गया, जितने भी होल हैं उसमें 4-4 बार 5-5 बार हम लोग स्प्रे मारेंगे। और गाड़ी का आरपीएम थोड़ा ड्रॉप होगा, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग एक्सेलरेट दोबारा करके स्पीड बनाए रखेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे। अब समझ लीजिए कि ये होल हैं किस किस चीज़ के लिए। ये देखिए, ये आपका एएफआर कंट्रोल होता है इस वाले होल से। ये वाला जो होल देख रहे हैं ऊपर वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायफ्राम आपका कंट्रोल होता है, यानी कि ऑटोमेटिक जो थ्रॉटल होता है सीवी कार्बोरेटर में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ से कंट्रोल होती हैं। तीसरा, अंदर थ्रॉटल आप देख रहे हैं, यही डायफ्राम से कंट्रोल होती है। देखिए मैं एक्सेलरेटर यहाँ ले रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे थ्रॉटल अप डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो थ्रॉटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या कहते हैं, अंदर जो एयर है उसको इंसर्ट करता है। और जबकि फ्यूल को डायफ्राम वाला थ्रॉटल ऑटोमेटिकली जैसे जैसे एयर का प्रेशर बढ़ता है उस हिसाब से ये उठता जाता है, तो ऑटो एडजस्ट करता है। डायफ्राम सिचुएटेड यहाँ होता है कार्बोरेटर के टॉप में, रबर का एक पार्ट होता है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि डायफ्राम अगर ओपन करके डिसमेंटल करके कभी साफ़ करिएगा तो उसमें फ्यूल से मत करिएगा। फ्यूल से साफ़ करने में क्या होगा, रबर है, एक्सपेंड कर जाती है, फूल जाती है, फिर आपका डायफ्राम सही से बैठ नहीं पाएगा और आपको प्रॉब्लम हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगी। शुरू में जब सीवी कार्बोरेटर्स की गाड़ियाँ आई थी तो मैकेनिक खोल करके इसको साफ़ कर देते थे पेट्रोल से, और पेट्रोल से साफ़ करने से क्या होता था कि डायफ्राम फैल जाता था और गाड़ी प्रॉब्लम कर देगी। बहुत से लोगों ने मिसकंसेप्शन ये बना लिया कि यहाँ वैक्यूम रहता है तो इसको खोलना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वैक्यूम रिलीज़ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता था। होता ये था, जब इसको खोल करके डायफ्राम साफ़ कर देते थे, और वो भी पेट्रोल से, तब ये प्रॉब्लम करने लग जाता था, ठीक है। और वैक्यूम इसमें काम करता है, ना कि इसमें वैक्यूम अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। और वो एयर प्रेशर की वजह से क्रिएट होता है, ना कि उसमें कोई ऐसा वैक्यूम वगैरह कुछ अपना कुछ होता है पहले से ही, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपली एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। जब यहाँ से इसको आप क्या कहते हैं, इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन से वैक्यूम क्रिएट होता है यहाँ पर, जिससे कि अंदर एयर इंसर्ट होती है, और वही एयर के प्रेशर से डायफ्राम काम करता है, और इसका अपना कुछ भी अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कार्बोरेटर की, है ना। अब इसमें टिश्यू पेपर लेकर के पहले मैं ये साफ़ करूँगा, उतना हिस्सा मैं स्किप कर दूँगा जब मैं साफ़ करूँगा, क्योंकि मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक हाथ में मेरे कैमरा है, फ़ोन है, तो वो हिस्सा आपका स्किप करके जब ये क्लीन कर दूँगा तो आप लोगों को दिखाता हूँ फिर, ठीक है। अगल बगल का सारा हिस्सा क्लीन कर दिए, जिससे कि डस्ट जाने की संभावना ना रहे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें उल्टा साफ़ करना है, गंदा नहीं करना है। और बस फिर, और हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपको मान करके चलिए थ्रॉटल क्लीनर नहीं मिल रहा है, तो ये जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसमें कोई डाउट मत करिएगा, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, वर्सटाइल प्रोडक्ट है मोटल का। ये हर जगह क्लीनिंग में यूज़ हो सकता है, हर जगह। डायफ्राम को डैमेज नहीं करेगा क्योंकि रबर के लिए सेफ़ है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार कर चुका हूँ, और कोई भी डायफ्राम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा जनरल मेंटेनेंस के अंडर में आता है, सफाई वगैरह, तो मैं वही कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जनरल एक मेंटेनेंस मेरा है, जो मैं रूटीन मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, वो ये कर रहा हूँ। रूटीन मेंटेनेंस मान के चलिए, मैं इसको कम से कम हर 20,000 किलोमीटर में एक बार 15-20 हज़ार में साफ़ इसको इस तरह से कर लेता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको सिर्फ ये पिन डिटैच करनी है, ठीक है। ये क्लैंप जिसको बोलते हैं, इसको लूज़ करके क्लैंप को डिटैच करना है और होस को पीछे करके खींच देना, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। और बाकी ये देख लीजिए, और बाकी अपनी बाइक में आपको दिखा दूँ। ये रहा आपका रियर डिस्क ब्रेक का रिजर्वियर, जिसमें कि ब्रेक लेवल इतना दिख रहा है, यानी ऑलमोस्ट मान करके अगर आपको एक सही आइडिया होगा तो आप ब्रेक फ्लूइड का लेवल देख करके भी बता सकते हैं कि पैड कितने घिस चुके हैं, है ना। उसके लिए करना ये होगा कि जब आप ब्रेक पैड अपने नए पड़वाइए, एकदम नए, तब जो है उसको लेवल को यहाँ मैनेज कर दीजिए अपर पे। और जैसे जैसे वो ब्रेक पैड पूरे 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 घिसते चले जाएंगे, जब लास्ट में पहुँच जाएँ तो वो रीडिंग नोट कर लीजिए कि कहाँ पर जब एकदम घिस जाते हैं ऑयल लेवल कहाँ पर होता है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कि अब ऑयल लेवल यहाँ पर है, तो मेरे ब्रेक पैड कितने बचे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेक पैड अब मान करके चलिए कि मात्र 10-20% बचे हैं मेरे इसमें ऑयल लेवल के अकॉर्डिंग। दूसरा, बैटरी देखिए एमरॉन ये लगी हुई है। इससे पहले मेरी एक्साइड की बैटरी लगी थी, जो कि 5 साल चली है, और 2 साल इस बैटरी को भी हो चुके हैं। ये बैटरी टर्मिनल्स हैं। बैटरी टर्मिनल्स पे ऑलवेज़ टाइम टू टाइम में WD-40 आप लोग स्प्रे कर दिया करिए। WD-40, ज़ोरिक 88, ये 2 सॉल्वेंट आते हैं जो कि इनको रस्टिंग से बचाते हैं, ठीक है। इनमें रस्टिंग नहीं होती। अगर इसमें रस्टिंग होने लग जाएगी, इसमें वैसलीन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको फ्रेंड, जो कि जनरली लोग बताते हैं वैसलीन लगा दो, ये कर दो। वैसलीन वगैरह से क्या है, आपका जो कनेक्शन है या फिर जो आपका करंट ट्रांसफ़र है वो पुअर हो सकता है। तो यहाँ वैसलीन वगैरह कुछ नहीं लगानी है आपको, इसमें WD-40 टाइम टाइम पे स्प्रे कर दिया करिए, बस। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, वैसलीन वगैरह नहीं लगानी है, ठीक है। और कोई भी रस्टिंग वाला पार्ट है उसमें WD-40 बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। WD-40 क्या करता है, मेटल को थोड़ा पेनिट्रेट करके एक लेयर बना देता है। बहुत से लोग शुरू में क्या करते थे कि WD-40 से डिस्क ब्रेक वगैरह साफ़ कर देते थे, प्लेट वगैरह, तो उनकी ब्रेक जो होता था वो ढंग से लगता नहीं था। वो इसी वजह से नहीं लगता था, अब आपने उसमें कर दिया तो जब तक उसकी एक परत बनी रहेगी तब तक वो ब्रेक आपका उतना ढंग से नहीं लग पाएगा। तो याद रखिएगा कि जितने भी ऐसे ऑपरेशन वाले पार्ट हैं, जैसे ब्रेक हो गया, ड्रम हो गया, ऐसे में WD-40 कहीं स्प्रे मत करिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ कोरोजन से बचाने के लिए है, कि जनरल क्लीनिंग के लिए है। कार्बोरेटर क्लीनिंग में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे कार्बोरेटर क्लीनिंग में उतना अच्छा नहीं है, उतना सबसे बेस्ट तो आपका मोटल MC क्लीन है। उससे मैं स्पार्क प्लग भी साफ़ करता हूँ अपना MC क्लीन से, वो भी आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करता हूँ। और कार्बोरेटर भी साफ़ करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि क्या क्या आप जनरली अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब मैं इसको जा रहा हूँ साफ़ करने, साफ़ करके जब मैं स्प्रे करूँगा तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक हाथ से मुझे थ्रॉटल लेना है, एक हाथ से स्प्रे करना है। तो आप समझ जाइएगा, मैंने आपको बताया है कि ये आपका क्या कहते हैं, ले करके 2-2, 3-3, 4-4, 5 बार, 4-5 बार करीब यहाँ करना है, ऊपर करना है। और कोई होल है देख रहे हैं, नहीं है और कोई होल, ठीक है। तो ये AFR के लिए है, ये वाला AFR के लिए यहाँ करना है, ये डायफ्राम के यहाँ करना है। और अगर आपको परफॉर्मेंस लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपका कम हो रहा है, तो मेनली आपको डायफ्राम को टारगेट करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर करना है, जिससे डायफ्राम फ्रीली मूव करे थोड़े से प्रेशर में। क्योंकि अगर हल्का सा भी मान करके चलिए कहीं वो थोड़ा लैग करेगा तो परफॉर्मेंस में उससे डिफरेंस आएगा। वो लैग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टॉप स्पीड मिलनी चाहिए, प्रॉपर एक्सेलरेशन मिलना चाहिए, बिना किसी जरा से भी बीच में कोई भी उसमें एक ब्रेकअप मतलब होना चाहिए, एक स्टॉल वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हाँ यहाँ ये रुक रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो आप मेरी बाइक देख ही रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इस बार एक चीज़ और बता दूँ कि इस बार मेरी बाइक में मोटल का आपका 5100 सेमी सिंथेटिक वाला ऑयल डाला जा चुका है। उसका वीडियो मैंने शूट किया था, वो अभी बहुत जल्दी थोड़ा एडिट करके उसको और थोड़ा सा क्रिएट करके उसी हिसाब से आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो इस समय में जो ऑयल है वो मोटल का ही है बाइक में। तो ये थर्ड रिव्यू मेरा होगा मोटल 5100 के लिए। 2 रिव्यू आप लोग देख चुके हैं, ये थर्ड रिव्यू होगा। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में जो डालूँगा वो वही वाला डालूँगा जिसमें मैंने ऑयल चेंज किया है।
और बाकी जनरल चीज़ें थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे ये है स्टार्टर रिले। स्टार्टर रिले के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि स्टार्टर रिले में आपका क्या कहते हैं, जैसे आपका कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अगर आपकी गाड़ी में कभी मोटर में प्रॉब्लम होगी तो स्टार्टर रिले टक 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 की आवाज़ करेगा स्टार्टर बटन दबाने पे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए मोटर में करंट नहीं बन रहा है। और मोटर में क्या फिर आपको आवश्यकता है, इसके 2 कार्बन बुश लगते हैं। एक एक तरीके कह लीजिए 2 कार्बन बुश, एक पीस टाइप के होते हैं छोटे छोटे, वो लगते हैं जिससे करंट इंडक्शन से डेवलप होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये के कार्बन बुश आते हैं और डालने वाला 100-150 रुपये लेगा, तो 200 रुपये का खर्चा लगभग होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो अगर कभी इस तरीके की आवाज़ आए टक टक करके और गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मोटर में कार्बन बुश घिस चुके हैं। ठीक है, अगर उल्टा होता है कि टक टक की आवाज़ आ नहीं रही है, तो फिर ये रिले ख़राब है। 200 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट होती है। ये सही नहीं होता है, ये सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि ये करंट को एक जैसे कहना चाहिए कि एक तरीके से शिफ्ट करता है मोटर वाले इसमें, डायरेक्ट बैटरी से लेकर के। देखिए ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन सीधा इसमें आया हुआ है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट शिफ्ट करता है यहाँ से, क्योंकि मोटर को पावर ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए डायरेक्ट बैटरी से यहाँ शिफ्ट करता है। ठीक है, इसका काम ही यही है। इस समय ये डिटैच है, जब आप सेल्फ को मोटर का बटन दबाएंगे तब यहाँ से एक कनेक्शन ऐसे ऐसे करके एक पिन होती है वो दबती है। उस पिन को दबने से मैग्नेट थोड़ा उसमें आपका क्या कहते हैं इंडक्शन डेवलप होता है, वो पिन नीचे जाती है, उससे करंट जनरेट होकर के फिर ये मोटर में जाता है। ये इसका फंक्शन है। दूसरी चीज़ देख लीजिए, ये आपका होज़ आया है फिल्टर से, इसमें एक ये पार्ट लगा होता है। ठीक है, इसको रेजोनेटर बोलते हैं। रेजोनेटर मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी गाड़ी में जो ATFT सिस्टम है वो और कुछ नहीं, वो मेनली इस रेजोनेटर की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, हालांकि हमारा इंजन जो है वो भी SI है, स्वायरल इंडक्शन जिसको बोलते हैं। ATFT पूरा स्वायरल वाले सिद्धांत पर ही काम करता है। तो स्वायरल से क्या होता है कि जो हमारा वॉल्व और सब सिस्टम है वो उस हिसाब से डेवलप है। और जब ये रेजोनेटर से एक यहाँ पर रेजोनेंस यानी स्पंदन जिसको कहते हैं वो जनरेट होता है, तो जो आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो एक घूमते हुए, जिसको विरलिंग मोशन नाम इन्होंने दिया गया है, उसमें जाता है। ये देखिए लैच में भी यही चीज़ बनी हुई है। ये देखिए घूमने वाला साइन जो बना है ना, ये और कुछ नहीं है, ये यही सिस्टम है, एडवांस टम्बल फ्लो इंडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ATFT जो है वो मेनली यहाँ से शुरुआत होती है उस ATFT की। ठीक, उससे क्या है, एक विरलिंग मोशन में घूमते हुए फ्यूल और एयर जब जाती है तो वो सिलेंडर में अच्छे से फैल जाती है। जब स्पार्क होता है तो पूरी तरह से बर्निंग मिलती है, मतलब उसमें डिपोजिशन नहीं बचता या फ्यूल का वेस्टेज नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी ये वाला काम करती है। तो चलिए, अब ये तो सब बातें इधर उधर की हो गई जनरल मेंटेनेंस से रिलेटेड, और थोड़ा ब्रेक ऑयल के बारे में बता देता हूँ। ब्रेक ऑयल जो है मैंने आपको बताया, जब आप अपना नया पैड इंस्टॉल करिए तो ब्रेक ऑयल अगर आपका ज़्यादा है तो उसको थोड़ा घटा के अपर लेवल पे ले आइए, कम है तो भी अपर लेवल पे ले आइए। ठीक है, अपर पे ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जब नए पैड डलवाइए तभी ब्रेक ऑयल को फिल करिए। ठीक है, तभी चेक करिए, उससे पहले नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ब्रेक ऑयल चेंज करना हो तो भी कोशिश ये करिए कि नए पैड जब पड़े हों तभी आपका ब्रेक ऑयल आप चेंज करिए। क्योंकि होगा क्या कि आपके मान लीजिए पैड पूरे घिस गए और आपने ब्रेक ऑयल चेंज कर दिया, यहाँ तक भर दिया, अब सोचिए नए पैड पड़ेंगे तो ब्रेक ऑयल पहले से यहाँ पर है, अब पैड नए पड़ गए हैं तो जो पिस्टन अंदर जाएगा तो ऑयल को ढकेलेगा तो वो पूरा ऊपर तक चला जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऑलवेज़ पैड आपका जब चेंज हो तभी आपको ब्रेक ऑयल चेंज करना है, तभी आपको लेवल भी उसी समय चेक करना है मेन। वैसे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑयल लेवल इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको टॉप अप करना है या चेक करना है मेन, तो तभी करिए जब आपका डिस्क पैड जो है वो नए इंस्टॉल हो। यही तरीका होता है इसका। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ वेस्लिन नहीं लगानी है। ठीक है, पुअर इंडक्शन मिलेगा उससे करंट का। ठीक है, दूसरा ब्रेक ऑयल लेवल के बारे में आपको बता दिया। तीसरा मैंने आपको रेजोनेटर के बारे में बता दिया, स्टार्टर रिले के बारे में बता दिया, और इसके अलावा मोटर के बारे में मैंने आपको कार्बन बुश वगैरह के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी हैं। अभी इनके बारे में डिटेल में भी अलग अलग आपको कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, किक की पोजीशन देख लीजिए। ये किक की पोजीशन ये होती है, कई बार क्या होता है जैसे किक डिटैच की तो वो कई बार पीछे हो जाती है, आगे हो जाती है। किक यहाँ पे देखिए टच नहीं होगी पहली चीज़ तो, है ना। अगर टच होनी होती है तो यहाँ कट का निशान ज़रूर बना होगा, यहाँ से इंजन के इस यहाँ साइड से कट का निशान ज़रूर बना होता है अगर वो टच होनी होती है। तो ये यहाँ पे टच नहीं होगी, यहाँ इसका एंगल ये है आपका, देख लीजिए ये ऐसे आना चाहिए, कार्बोरेटर कैप में कवर में यहाँ पे आनी चाहिए।
ये इसकी आइडियल पोजीशन है, ठीक है। ये पीछे नहीं होगी, इससे ऐसे नहीं होगी, आगे नहीं होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएगी। और हाँ, टेंशन जो है आपकी क्लच वगैरह की, वो भी आप क्या कहते हैं कैसे चेक होनी होती है, उसका तरीका होता है कि एक हाथ पहले आप क्लच पर रखिए, अपने क्लच लीवर पे, दूसरा हाथ यहाँ पर रखिए, और क्लच लीवर को जब आप दबाएंगे तो बीच में आपको एक फ्री प्ले फील होगा। ऐसे नहीं फील होगा, जब आप क्लच को दबाएंगे और एक तरफ इस उंगली से पीछे धकेलिए और क्लच को दबाइए, तब आपको फील होगा कि हाँ बीच में एक गैप है। वो गैप आपका हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्लच का तरीका हो गया। तो ठीक है, अब अपना मेन जो काम है वो करते हैं, और फिर जब भी साफ़ कर लूँगा तो आपको फिर मैं शो करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये क्लीन हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्प्रे मार करके एक्सेलरेट करके इसमें इसको क्या कहते हैं स्प्रे को डालना है। तो देखिए आपके सामने पूरा कार्बोरेटर डायफ्राम से लेके सब चीज़ क्लीन हो चुकी है, एब्सोल्युटली क्लीन, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों। और इसके बाद दो काम और कर लीजिएगा, स्पार्क प्लग को बाहर निकालिएगा, ठीक है। और यही वाला जो आपका क्या कहते हैं सॉल्वेंट है या एमसी क्लीन जो भी आप लीजिएगा, थोड़ा सा अंदर मार दीजिएगा 3-4-5 बार, और 5 मिनट इसको ऐसे रहने दीजिएगा। फिर स्पार्क प्लग लगा करके गाड़ी थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा बस। एक काम ये कर दीजिएगा। दूसरा काम एक और ये कर दीजिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, ये इसके बाद जो पेट्रोल है ना, इसको थोड़ा सा कार्बोरेटर का फ्लश कर दीजिएगा, थोड़ा सा पेट्रोल साफ़ करने के बाद, क्योंकि इम्प्योरिटी जो होती है ना, जो फ्लश होती हैं, तो कई बार फ्लोट बाउल में यहाँ पे आ जाती है, तो उनको निकालना ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, दैट वाज द होल प्रोसीजर फॉर क्लीनिंग द कार्बोरेटर विदाउट डिसमेंटलिंग इट विद एनी throttle cleaner और एनीथिंग लाइक मोटर एमसी क्लीन, जिससे कि हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।